हेलो एवरीवन। सो हमारा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करना था हमें पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। सेकंड केमिकल बॉन्डिंग हमें आज से स्टार्ट करना है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आते ही हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस, और मे बी 5 से ऊपर भी हो सकते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। ओके, फन के साथ पढ़ेंगे इसको, FUN के साथ, ठीक है। तो इसी के बहाने आप 9, 92 और 7 ये याद करेंगे। ओके, केमिकल बॉन्डिंग पढ़नी क्यों है हमें? टू गेन स्टेबिलिटी और गेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन टू लोअर इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यस, करेक्ट, सही बात है। अगर आप नॉर्मल बात करते हो, कोई एक आइसोलेटेड एटम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, लेकिन अगर आप वहीं बॉन्डिंग कर देते हो उसकी, किसी के साथ अगर वो बॉन्ड बना लेता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, टू लोअर इट्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। जैसे ये H है, ये Cl है, दोनों की अगर अलग अलग हम लोग एनर्जी निकालते हैं तो हाई होगी, लेकिन अगर हम लोग इसका बॉन्ड बनवा देते हैं, HCl बना देते हैं, तो इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। चलिए देखिए, ये नॉर्मल सी चीज़ है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है एक्सप्लेन करने की। ओके, वाई एटम कम क्लोजर टुगेदर, तो ये चीज़ थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट वगैरह कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। देखिए, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं HCl के बारे में। तो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच में और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को, और क्लोरीन का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को, बस, मतलब दोनों चलेगा। अरे यार, स्टेबल तभी तो अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ है, अगर मान लो मेरा किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है, ओके, अगर वो एक हाथ से पकड़ा तो थोड़ा बॉन्ड वीक होगा, लेकिन अगर दोनों हाथ से, इधर से मेरा भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसकी तरफ और उसका भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है मेरी तरफ, तो डेफिनेटली बॉन्डिंग जो होगी वो थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं तो हम लोग स्ट्रांग बॉन्ड पढ़ते हैं और वीक बॉन्ड पढ़ते हैं। देखो, ज़रूरी नहीं है आप मेरी क्लास को नॉर्मली स्पीड पर देखो, आप स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5x कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि थोड़ा सा स्लो नहीं लगेगा, और क्योंकि ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़े हुए तो एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। आप इस पूरे लेक्चर को मेरा 8 से 9 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट कर सकते हो 1.5x की स्पीड पर। तो ये सब देख सकते हो पूरा, जैसे पीरियोडिक टेबल है तो आप 1 घंटे के अंदर पूरे पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर हम लोग आयनिक पढ़ेंगे, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटेलिक, और वीक बॉन्ड के अंदर वॉन्डरवॉल और हाइड्रोजन। सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ में क्या है, इसमें याद रखना है इनके बीच की बॉन्ड एनर्जी, कि अगर आप इन चारों बॉन्ड के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बात करते हो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कितनी एनर्जी होती है, तो 200 से 400 किलो जूल पर मोल इनके बीच में एनर्जी होती है। और वहीं अगर आप वीक बॉन्ड में बात करते हो तो 2 से 40 किलो जूल पर एनर्जी होती है। तो ये याद रखना, आपको एनर्जी का ऑर्डर पता होना चाहिए कि कितनी कितनी एनर्जी होती है। आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन और एनायन, एनायन और कैटायन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आयनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है। आयनिक बॉन्ड में H+ और Cl- बनता है, क्योंकि पूरा पॉजिटिव बन रहा है तो इसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है, और क्लोरीन ने पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए उसके ऊपर माइनस है। डेल चार्ज नहीं है, माइनस डेल नहीं है, नहीं, अगर डेल होता तो आप बोलते पार्शियली है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये चीज़, ये लाइनें याद रखनी है आपको, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करें तो 3 स्टेप होते हैं जिससे आयनिक बॉन्ड आपका फॉर्म होता है। पहले फॉर्मेशन ऑफ कैटायन हमें पता है, फॉर्मेशन ऑफ एनायन पता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस का फॉर्मेशन होना जरूरी है, ये भी आपको याद रखना है। कैसे होता है, क्या होता है, वो चीज मैं भी आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। H+ है तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, रिलीज किया होगा, तभी जाके वो बना है। फॉर्मेशन ऑफ एनायन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन नेगेटिव बन रहा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट किया होगा, इसलिए बना है। और फॉर्मेशन ऑफ लैटिस तो कंबाइंड कैटायन और एनायन, जब कैटायन और एनायन को बना देते हैं, मतलब जब हम एक इनका फॉर्मेशन कर देते हैं तो जो HCl बनता है उसे लैटिस बोला जाता है। अभी आप लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पर रुके अभी थोड़ा चलने दो, धीरे धीरे नहीं चल रहा है, स्पीड में ही चल रहा है, डोंट वरी, बस चलने दो, ठीक है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पहला, आयनिक बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट नेचर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एक कैटायन और एक एनायन, एक मेटल और एक नॉन मेटल। कभी भी आप 2 नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बना ही नहीं सकते, या 2 मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बना ही नहीं सकते। हमेशा डिफरेंट टाइप के या डिफरेंट नेचर की जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में बनता है। जैसे हाइड्रोजन अगर बात करो तो आप मेटल की तरफ आ जाता है, और क्लोरीन नॉन मेटल की तरफ। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से बॉन्ड डिफरेंट नेचर के वाले के बीच में ही बॉन्ड बनता है। ये लाइनें हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, वन शुड बी कैटायन एंड वन शुड बी एनायन, करेक्ट है। अरे
आयनिक बॉन्ड बनेगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा तो कैटायन और एनायन की जरूरत है हमें। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो वन शुड बी मेटल और अदर शुड बी नॉन मेटल। अभी जस्ट समझाया था कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन सकता है, दो मेटल या दो नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। वन शुड है लो IE, ये भी याद करना है। IE का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट, ओके। और एक की हाई EA जो है ना हाई होनी चाहिए, मतलब EA हाई का मतलब है जो एक्सेप्टेंस की जो टेंडेंसी है वो हाई होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता। क्लोरीन है क्योंकि उसकी EA जो होता है वो हाई होता है, वो इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। सेम अगर आप बात करते हो उसकी IE कम होती है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी उसकी कम होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एनर्जी इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप आयनिक बॉन्ड बनाते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूछा जा सकता है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में किस किस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला आयोनाइजेशन दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिया, तीसरा लेटिस दे दिया और फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो आपका आंसर आना चाहिए ऑल ऑफ दिस, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने में आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। क्योंकि हाइड्रोजन जो है, कहाँ गया मेरा पेन, कहाँ गया, हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर रहा है तो मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब भी होता है आइसोलेटेड एटम में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एनायन, क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस बना रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब EA का मतलब भी क्या होता है, किसी आइसोलेटेड एटम के अंदर आप किसी इलेक्ट्रॉन को डाल रहे हैं। और फॉर्मेशन ऑफ लैटिस, तो वो लैटिस एनर्जी होता है, इसमें आपको बताया मैंने, जब ये फॉर्मेशन हो जाता है पूरे कंपाउंड का उसे बोला जाता है। अब मैं आपको लैटिस एनर्जी के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of ionic compound is formed from isolated gaseous cation anion। आइसोलेटेड याद रखना है, गैसियस कैटायन एनायन से, एक मोल से जो आपका कंपाउंड बनता है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोलते हैं लैटिस एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ, अभी देखो इसको एक पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी करूंगी और दो चीजें आएंगी उनमें आपको डिफरेंस भी क्रिएट करूंगी। लैटिस एनर्जी के बारे में चीजें समझाऊंगी। लैटिस आज मतलब ये मान लो आप पूरा लेक्चर अब तक, अब इसके बाद का जो लेक्चर है वो पूरा लैटिस एनर्जी के ऊपर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरा पेन ये रहा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सुपर एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे H से H+ इलेक्ट्रॉन बना, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। पता है आपको आयनाइजेशन एनर्जी होती है। प्रोसेस की बात करें, देखो मैं पीरियोडिक टेबल भी साथ साथ लेके चलूंगी, तो ये प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, एनायन का फॉर्मेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बनी। पहला प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस है। अगर ये फर्स्ट प्रोसेस होगा तो ये प्रोसेस होगा आपका एक्सोथर्मिक। इसके बाद के जितने भी प्रोसेस होते हैं वो होता है एंडोथर्मिक। तो एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज मतलब एक्सोथर्मिक। और बाकी बना फिर लैटिस एनर्जी, क्योंकि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में बोला था 1 मोल एनायन और कैटायन कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में। तो हाइड्रोजन गैसियस में है और क्लोरीन गैसियस में है, तो HCl का जो सॉलिड फॉर्म बना है इसमें एनर्जी रिलीज हुई है, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक आइसोलेटेड एटम। और अगर आप एक कंपाउंड की बात करते हो तो कंपाउंड की एनर्जी जो होती है वो रिलेटिवली कम होती है बजाय आइसोलेटेड के। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात की थी ना अभी सेकंड नंबर के पेज पर, तो ये वही चीज़ को बताया जा रहा है कि इसमें एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए आयनिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करते हैं। आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN। ये मैं आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर भी पढ़ा चुकी हूँ कि आयनिक कैरेक्टर जो होते हैं वो डेल्टा EN के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किसी में डेल्टा EN की वैल्यू ज्यादा है तो उसके आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर विल बी द कैरेक्टर इन अ बॉन्ड। मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ और अच्छे से आएगा। जैसे ये रहा, मैंने ये दिया ऑप्शन नंबर A, इसमें आपको इंक्रीजिंग आयनिक कैरेक्टर में जमाना है, तो आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ डेल्टा EN देखना है। डेल्टा EN का डिफरेंस ज्यादा तो आयनिक ज्यादा। अगर आपको पता है तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, EN कम हो रही है। अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे फ्लोरीन तो कॉमन है, फ्लोरीन तो कॉमन है, ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी कम, वो सॉरी EN कम हो रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे वाला जो एलिमेंट है, अब देखो आपको ये याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए LIF के बीच 3, टॉप टू बॉटम जाएंगे EN कम होगा, EN कम होगा तो डेल्टा EN का गेम। अरे यार मान लो कोई एलिमेंट है जैसे LIF, हमें नहीं पता है दोनों का, लेकिन हमें F का पता है, F का 3 है, ठीक है। हमें पता है LI के बाद नीचे जाओगे NaF में तो F का तो सेम रहेगा लेकिन सोडियम का और कम हो जाएगा। मान लो एक मतलब एक जस्ट अपने दिमाग में कैलकुलेट, नॉर्मल कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो लिथियम का हमने ले लिया, मैं मान लीजिए लिथियम का 2 है तो सोडियम का कितना होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जा रहा हो EN कम होगा तो इसका हमने मान लिया 1.8, बस एक जनरल आइडिया ही है। इसका हमने मान लिया 1.5, ओके। इस तरह से तो आप देखोगे इसका डिफरेंस देखे तो 1, इसका डिफरेंस देखे तो और कम, इसका डिफरेंस देखे तो और कम, मतलब ज़्यादा, सॉरी टॉप टू बॉटम जब आप जा रहे हो तो डिफरेंस ज़्यादा हो रहा है। दो इसमें एक का ही डिफरेंस आया, इसके अंदर समथिंग 1.2 का डिफरेंस आएगा। कहाँ गया यार,
इसमें समथिंग 1.2 का डिफरेंस आएगा, इसके अंदर समथिंग 1.5 का डिफरेंस आएगा। टॉप टू बॉटम आप लोग जा रहे हो, आपका डेल्टा ई एन इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा ई एन इंक्रीज हो रहा है मतलब आयनिक कैरेक्टर भी आपके इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हो कैसे लगाओगे ऑर्डर, ये रहा आपको टॉप टू बॉटम, डेल्टा ई एन इंक्रीज, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज। चलिए इसके अंदर बात करते हैं और आप अपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट योर आंसर ना लायक हूँ, ठीक है। इनके करना वैसे एक का मैं बता देती हूँ, नीचे वाले का बता देती हूँ। देखो क्योंकि मैग्नीशियम तो कॉमन है, चेंजेस क्या हो रहा है, 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन 2 ब्रोमीन 2 आयोडीन, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ई एन कम हो रही है, ई एन कम हो रही है तो डेफिनेटली आंसर आपका ये होगा। बात खत्म। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ लेटिस एनर्जी बॉन्ड हैबर साइकिल, ये याद करना है। तो डिफरेंस किस किस में बताऊंगी मैं आपको, डेल्टा एच एफ और एल ई। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डेल्टा एच एफ और व्हाट इज एल ई, लेटिस एनर्जी क्या है मैम, हमें कभी समझ ही नहीं आया। तो वही चीज़ समझाने के लिए मैं आपको आज बता रही हूँ कैसे समझोगे। डेल्टा एच एफ का मतलब होता है एनर्जी चेंज when 1 mole of compound is formed from its element which is in pure and stable form। मतलब इसके अंदर तो क्या होना चाहिए बेटा, प्योर फॉर्म में जो 1 मोल कंपाउंड लेने पर जो एनर्जी में चेंज होता है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनर्जी चेंज और ये है प्योर स्टेट। लेकिन वहीं हम लेटिस की बात करते हो तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ गैसियस होना चाहिए, ठीक है, और आइसोलेटेड। प्योर स्टेट का मतलब आपको सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी के अंदर आपको गैसियस ही चाहिए। अब देखो मैं समझाती हूँ एग्जांपल लेके, ये रहा एग्जांपल। देखिए डेल्टा एच एफ की क्योंकि बात की जा रही है, डेल्टा एच एफ जैसे सोडियम सॉलिड में है, क्लोरीन गैस में है, तो NaCl बना। ये स्टेबल फॉर्म ऑफ Na है सोडियम, मैंने कहा प्योर और स्टेबल फॉर्म, तो ये प्योर फॉर्म है दोनों की। तो यहाँ जो एनर्जी का चेंजेस होगा या यहाँ पर जो आपकी एनर्जी चेंज होगा उसे बोला जाएगा डेल्टा एच एफ। लेकिन वही लेटिस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके एनायन और कैटायन में, मैंने आइसोलेटेड लिख दिया क्या, नॉट आइसोलेटेड, इट्स एनायन और कैटायन, आइसोलेटेड एनायन और कैटायन के अंदर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गैसियस है, ये गैसियस है, और ये आइसोलेटेड कैटायन और एनायन भी है। इन दोनों के जरिए जो चेंज होता है ना उसे बोलते हैं लेटिस एनर्जी। कुछ नहीं है यार, एक तरफ तो प्योर आता है और एक तरफ कैटायन एनायन आते हैं, बस इस तरीके से याद रखना है। चलो बॉन्ड हैबर साइकिल देख लेते हैं हम लोग NaCl का। कैसे, ये इसका रियल फॉर्म है या आप बोल सकते हो ये प्योर फॉर्म है। प्योर फॉर्म है तो कैसे बनाओगे आप जरा देख लेते हैं। देखिए Na सॉलिड हाफ Cl2 गैस। अब आपको पता है पहले तो ये सॉलिड में है, सोडियम क्या है बेटा सॉलिड में, सॉलिड से सॉलिड में तो कुछ काम हो नहीं सकता, तो सॉलिड को पहले आपको गैस में चेंज करना पड़ेगा। गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है। सोडियम को हमने लिया, सोडियम को हमने गैस में कन्वर्ट किया, कैसे किया, सब्लिमेशन एनर्जी देके, ठीक है। गैस तो हो गया, लेकिन मैम NaCl बनाना है तो सोडियम में तो पॉजिटिव आना चाहिए, Na प्लस आना चाहिए, कैटायन होना चाहिए। कैटायन होगा कैसे, कब होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रोसेस क्या होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रोसेस क्या होती है, IE। मतलब इसके अंदर हमने IE आयोनाइजेशन एनर्जी दी तो ये बना सोडियम, ये तो बन गया अपना, ये अब लेटिस एनर्जी बनाने के लिए रेडी है, लेटिस बनाने के लिए अब ये रेडी है। ओके, क्लोरीन को भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि क्लोरीन गैस में ऑलरेडी है तो हमें सब्लिमेशन एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर किसकी ज़रूरत है, मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि अगर आप बात करते हो तो ये 2 Cl2 है, ठीक है, 2 Cl है तो आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी और इसको एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 Cl गैस में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। अब क्योंकि मैम ओनली Cl का काम नहीं हो सकता ना, Cl गैस से हम नहीं निकाल सकते, उसमें लेटिस नहीं बनेगा, हमें इसे एनायन बनाना पड़ेगा तब लेटिस बनेगा। तो क्लोरीन में मैंने क्या किया, क्लोरीन माइनस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रोसेस क्या होती है, EA। तो यस मैंने इसमें EA की प्रोसेस डाली तो ये बन गया आपका क्लोरीन नेगेटिव। अब ये बन गए क्या, अब ये जो ब्लॉक बनाया ना मैंने, अब ये लेटिस है, अब बस इसमें NaCl बना दिया तो ये बन गया आपका लेटिस एनर्जी। और डेल्टा HF क्या था, ये जो पिंक वाली जो लाइन है ना, सिर्फ पिंक वाली लाइन, इसको आप लोग इस प्रोसेस को आप लोग बोलेंगे डेल्टा HF, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं बाकी ये जो नीचे वाली जो लाइन है ना, इसको आप बोलेंगे लेटिस एनर्जी। समझ गए। चलिए अब आपको निकालना होगा डेल्टा HF। अगर आपको निकालने को बोल दिया जाए तो कैसे निकालोगे। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में सब्लिमेशन एनर्जी दी हुई है, IE दी हुई है, BD दी हुई है, EA LE सब दिया हुआ है, बस डेल्टा HF निकालना है, तो कैसे निकालोगे। HF में सब्लिमेशन प्लस IE क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट है, BD/2 क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का अपन ने बॉन्ड तोड़े हैं ना इसलिए, लेकिन आधा आएगा क्योंकि आधा बॉन्ड, EA माइनस और माइनस लेटिस एनर्जी। चलिए
ड्रॉ बॉन्ड हैबर साइकिल ऑफ एमजीओ, एमजीओ का आप बनाएंगे या फिर मैं ही बता दूं? चलो मैं ही बता देती हूँ। एमजी सॉलिड है, हाफ O2 गैस और एमजीओ बनाना है डेल्टा HF। कैसे? वही सेम मैम, एमजी है, मैग्नीशियम है, सॉलिड स्टेट में है, पहले हमें इसे गैस में कन्वर्ट करना होगा। किससे? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी दी, मैग्नीशियम गैस में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि मैग्नीशियम नहीं चाहिए हमें, मैग्नीशियम +2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने। पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज कराने के लिए जो एनर्जी लगी IE1, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो IE2। अब यहाँ बन चुका है ऑलरेडी मैग्नीशियम +2। अब आया हाफ O2 गैस। ओके, हाफ O2 गैस कैसे? इसमें कुछ और तो लगेगा नहीं, सिर्फ आपको बॉन्ड डिसोसिएशन BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। जैसे ही टूटा ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहिए हमें, ऑक्सीजन -2 चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने हैं, पहला EA और दूसरा EA2, तो ये O2- बन गया और डेल्टा HF आ गया। चलिए बहुत इजी था, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, सेम टू सेम डेफिनेशन है। बस IE, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रिलीज कराए तो हमें 2 IE की जरूरत है और 2 EA की जरूरत है, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी, चार्ज ऑन आयंस और साइज ऑफ आयंस। मतलब चार्ज और साइज दोनों डिपेंड करते हैं लैटिस एनर्जी को। कैसे? लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बिटवीन चार्ज एंड साइज, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा। कंपेयर लैटिस एनर्जी, साइज और चार्ज। तो अगर मैं बात करती हूँ तो लैटिस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली होती है साइज के। चलो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फैक्टर लग कौन सा रहा है। मैम फ्लोरीन तो सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है? सोडियम में, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में। क्या यहाँ पर साइज का कुछ डिफरेंस है? नो मैम, लेफ्ट टू राइट तो आपने कहा था साइज डिक्रीज होता है, पर साइज का डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिफरेंट है। यहाँ पे चार्ज +1 है, यहाँ चार्ज +2 है और यहाँ चार्ज +3 है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? चार्ज। चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है तो लैटिस एनर्जी इंक्रीज, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और अगर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एनर्जी भी आपकी इंक्रीज होगी। बात खत्म, ये रहा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं मैम, वही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ओके मैम, सेम वही चीज, चार्ज लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। नेक्स्ट कंपेयर लैटिस एनर्जी NaCl और MgO। मैम अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें चार्ज का फैक्टर है, ये +1 है, ये +2 है, बट मैम नॉट ओनली चार्ज, इसमें आपका क्लोरीन में -1 क्लोरीन पे और ऑक्सीजन पे -2, तो डेफिनेटली इसका ज्यादा होगा। खत्म बात। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दूं क्या? छोड़ो। ऑन दिस हैप्पी नोट लेट्स साइन ऑफ। गरिमा गुप्ता, केमिस्ट्री फैकल्टी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। केमिकल बॉन्डिंग का फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। बाय बाय।